everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. This is Rabesh Shahid. Currently, if we see, there is a dominant political system in the world right now. और इसी के साथ democracy is also the most prevailing system in the world currently. And if we talk about what's the future of democracy in the world, इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अली फानी. ही इज इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर इरफान, इस साल 2024 में 60 से 70 कंट्रीज में मैक्सिमम इलेक्शंस हुए हैं. तो उनके रिजल्ट का क्या नताइज मतलब आप देखते हैं, क्या असर पड़ता है? देखें, 2024 इस हवाले से इंतहाई अहमियत का साल है कि इसमें दुनिया के जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं, मतलब 60 to 70 कंट्रीज़, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. और जो इलेक्शंस के नताइज हैं ना, वो इंतहाई दिलचस्प हमें रिजल्ट्स देते हैं. मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला जो है, ये ताइवान से शुरू हुआ था और अब यूएसए के इलेक्शंस के ऊपर इख्तिताम पसीर होने जा रहा है. पाकिस्तान में भी इसी सारे इलेक्शंस हुए, इंडिया में भी हुए, मलेशिया और दीगर ममालिक में. अब जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं ना, दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी भी रियासत के अंदर. एक लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, एक तरफ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है. लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त नताइज सामने आए हैं इलेक्शंस के, वो राइट विंग पॉपुलिस्ट जो पार्टीज हैं ना, वो जीत रही हैं. अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप इस टर्म को भी जरा डिस्क्राइब करें. व्हाट इज राइट विंग पॉपुलिज्म? राइट विंग पॉपुलिज्म का मतलब क्या है कि अगर आप हिटलर और मुसोलिनी की तारीख में से मिसाल उठाओ, 1922 के अंदर मुसोलिनी वाज द पॉपुलर लीडर, लेकिन उसने 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी, 50% वोट हासिल नहीं किए थे, लेकिन पॉपुलैरिटी की बेस पे उसने हुकूमत संभाली और उसके बाद जो कुछ उसने किया वो तारीख का हिस्सा है. हिटलर ने 1933 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे जर्मनी के अंदर, वो भी पॉपुलर लीडर तो था, राइट विंग का लीडर तो था, लेकिन उसने अभी 50% से ज़्यादा वोट नहीं लिए थे. लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आता है तो आप देखते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है और पूरे यूरोप को वो आग के अंदर झोंक देता है. जो राइट विंग पॉपुलिज्म है ना, करंटली पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नो इट इज़ द डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी के ज़रिए से जो लीडर्स इलेक्ट होंगे वो ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म को डिमोलिश करेंगे. जस्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे तारीख के अंदर आपको मुसोलिनी की और हिटलर की मिसाल नज़र आती है. ये अब भी अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम और बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही हैं कि अमेरिका के अंदर और मगरबी दुनिया के अंदर इस लिबरल डेमोक्रेसी का फ्यूचर है क्या. अगर जैसे जब पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीता था, तो उसके जीतने के बाद अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक जहन रखने वाले जो लोग थे वो ज़रा फियर में आ गए कि भाई अगर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के अंदर अगर लीडर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जैसा इलेक्ट हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से अगर पॉपुलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जैसे मोदी जो है वो इंडिया में आपको जीतते हुए मुसलसल थर्ड टर्म्स के अंदर नज़र आते हैं, अगर वही सबसे पहले जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर पहले वो कब्जा करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपने हाथ में ले लेते हैं जो कि अल्टीमेट रिजल्ट है डेमोक्रेसी का, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर देते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको वहाँ पे थ्रेट हो जाता है. तो मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल आर बेसिकली एक ख़तरा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिए. तो अब दुनिया ये सोच रही है कि क्या मुस्तकबिल है जमहूरियत का. अगर जमहूरियत के नतीजे में इस तरह की लीडरशिप पूरी दुनिया में पनपती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, तो जो लोग हैं क्या वो डेमोक्रेटिकली जिंदा रह पाएंगे, क्या उनको बुनियादी इंसानी हकूक हासिल होंगे या नहीं होंगे. तारीखी तौर पर ना 3 वेव्स अब तक आ चुके हैं डेमोक्रेसी की दुनिया के अंदर. 1828 से इसका आगाज़ हुआ था. सैमुअल हिंटिंगटन जिनकी बड़ी मशहूर किताब है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस, उन्होंने 3 अभी तक हमें डेमोक्रेटिक वेव्स दी हैं. 1828 से लेके ऑनवर्ड, फिर दूसरी जो है वो 1920 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, और थर्ड वेव जो थी डेमोक्राइजेशन की वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका आगाज़ होता है. मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले चंद ममालिक दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक थे, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड का इख्तिताम होता है तो बहुत बड़ी तादाद में जो ममालिक हैं वहाँ का जो अथॉरिटेरियन रजीम था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेमोक्रेटिक रजीम के अंदर. इवन के स्पेन के अंदर भी 74 के अंदर आकर आपको डेमोक्राइजेशन नज़र आती है. बहुत सारे मगरबी ममालिक में भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी जो है वो आपको परवान चढ़ती हुई नज़र आती है. और मिडल ईस्ट और इस्लामी दुनिया के अंदर तो सवाए टर्की और मलेशिया और इंडोनेशिया के आपके कोई ऐसे ममालिक नज़र नहीं आते जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी आपको नज़र
नज़र आती हो। तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है ना, ये जो जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ था 1990 के बाद, तो एक किताब लिखी गई थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लॉस्ट मैन। फुकुयामा ने ये किताब लिखी और उन्होंने ये कहा कि अब दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, वो सारी की सारी शिकस्त खुर्दा हो चुकी हैं। कम्युनिज्म आया, ख़त्म हो गया, फाशिज्म आया, ख़त्म हो गया, नाजीज़म आया, ख़त्म हो गया, सोशलिज्म ख़त्म हो गया। अब दुनिया में एक ही सिस्टम प्रीवेल करेगा और वो है लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो पूरी दुनिया में उन्होंने कहा जी अब कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू फाइट विद ईच अदर। क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है ना, वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ जंग नहीं करता। और अल्टीमेटली ग्लोबल सॉलिडेरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इसी सोच के ताबे जब इराक के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने, उसके पीछे यही सोच थी कि हम इराक के रजीम को चेंज करके, सद्दाम के रजीम को चेंज करके यहां पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल करेंगे। उसके नतीजे में मिडिल ईस्ट के जो दीगर कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी लेके आएंगे। और इजराइल क्योंकि ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इजराइल को खतरा जो है अपनी अरब रियासतों से ये खत्म हो जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर भी पीस आ जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद ये जो एक कंजर्वेटिव सोच थी कि अच्छा अब दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, ये अब आपको प्रिवेल करती हुई नज़र नहीं आती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी आर डाइंग, और नियर जो फ्यूचर है डेमोक्रेसी का, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इवन कि जो यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी 75% जिन लोगों ने वोट कास्ट किया और जो लोग जीते हैं वो सारे के सारे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और सोच रखने वाले लोग थे। और राइट विंग का मतलब क्या है? एक कंजर्वेटिव रिजिड किस्म की जो अप्रोच है। अगरचे पॉपुलिज्म लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म भी होता है, राइट विंग पॉपुलिज्म भी होता है, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल कर रहा है वो राइट विंग पॉपुलिज्म कर रहा है। तो जो पॉपुलर लीडर हैं, राइट विंग पॉपुलर लीडर, वो डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत में आ रहे हैं। हुकूमत में आकर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा बन रहे हैं और जो रूह है, स्पिरिट जो है डेमोक्रेसी की, वो खत्म हो रही है। अच्छा डॉक्टर इरफान, अभी आपने रिजीम्स के बात की, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें हाइब्रिड रजीम है, अथॉरिटेरियन रजीम है, और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक की भी हम बात कर रहे हैं, तो जरा मैं चाहूंगी कि उस हवाले से भी जरा आप बताएं। देखिए, डेमोक्रेटिक इंडेक्स है ना इंटरनेशनली, वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर स्कोर करता है डेमोक्रेसीज को। लाइक उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो है फुल डेमोक्रेटिक स्टेट, दूसरी है फ्लॉड डेमोक्रेटिक स्टेट्स, तीसरी जो है वो हाइब्रिड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, और चौथी जो कैटेगरी है वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स की आ जाती है। 24 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया के अंदर। इंडेक्स जो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स हमारे सामने 2023 में आए, जो कि फुली डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जिनका स्कोर उनको फुल डेमोक्रेसी पे के अंदर शामिल करता है। और इसके अलावा जितने कंट्रीज हैं, या तो वो हाइब्रिड रजीम के अंदर फॉल करते हैं या वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज के अंदर, और बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, मतलब जो यूरोप के बहुत बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज के अंदर आते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड रजीम में आते हैं, और बाकी मानदा जैसे ईरान का जो निज़ाम है उसको भी आप एक अथॉरिटेरियन रजीम कहते हैं। और जैसे जैसे ममालिक का स्कोर कम होता जाता है वैसे वैसे वो निचली कैटेगरीज के अंदर फॉल करते रहते हैं। और करंटली अभी यूएस से दुनिया का सबसे बड़ी आप देख लो कि वहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन का वो सिंबल है, वो भी अकॉर्डिंग टू द स्कोर फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर फॉल करता है। अभी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर जो आर्टिकल रिसेंट पब्लिश हुआ है उसने यूएसए की डेमोक्रेसी को भी फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर शामिल किया है कि उनका जो स्कोर है अकॉर्डिंगली, अगर इसी तरह से डेमोक्रेसी के तौर पे जो सिस्टम है या लीडर्स आते रहेंगे और आके वो जैसे जैसे जो एट्रीब्यूट्स हैं डेमोक्रेसी के उनके खिलाफ काम करेंगे तो उनका स्कोर डे बाय डे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जब वो कम होता जाएगा तो वो फुल डेमोक्रेसी से फ्लॉड में आएंगे, फ्लॉड से हाइब्रिड में आएंगे, हाइब्रिड से अथॉरिटेरियन में आएंगे। अच्छा, इसी के साथ लास्टली व्हाट्स योर रिमार्क्स ऑन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड? देखिए, दुनिया इस वक्त ना ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। पहले ये कहा जाता था ईस्टर्न वर्ल्ड, जिसको ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड की पूरी थ्योरी है इसके ऊपर, और एक वेस्टर्न वर्ल्ड थी। अब जो दुनिया की डिवीजन हो रही है ना वो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के दरमियान हो रही है। ग्लोबल नॉर्थ आपको सारा का सारा डेमोक्रेसी को
प्रमोट करता हुआ नजर आता है। और ये समझा जाता था कि डेमोक्रेसी ही एक अल्टीमेट सिस्टम है जो इकोनॉमिकली, सोशली, आइडियोलॉजिकली लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन जब आप साथ में चाइना को ऊपर आता हुआ देखते हैं, और चाइना जो कि यूएसए के खिलाफ सबसे बड़ी टक्कर देने वाला मुल्क है, फिर रशिया दोबारा से अपने पांव पे खड़ा होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और दीगर वो ममालिक जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक वैल्यूज को फॉलो करते हुए, आप सीपैक देख लो या उनका जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको देख लो, है तो वो लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर बेस करता हुआ, लेकिन जो इंटरनल उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर आपको अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो नजर आता है। तो जो फ्यूचर है करंटली, अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है ना, तो फिर तो आप ये कह लो कि आने वाले वक्तों के अंदर जो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, और जो अमेरिका की सुपर पावर में जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज जन्म लेती हैं ना, उनके असरात ट्रिकल डाउन करते करते दूसरी रियासतों तक भी जाते हैं। और अगर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो उसके नतायज फिर आपको दीगर जो रियासतें हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे भी असरअंदाज होते हुए नजर आएंगी। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेडिंग लाइट on such an important topic। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।